Assalamu alaikum and good evening. I hope so you people are fine. Life is good to you. आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे that is all about property, plant and equipment. International Accounting Standard number 16 discuss about property, plant and equipment. और इसमें जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो पॉइंट्स क्या क्या हैं? परचेजेस, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, depreciation expense and allowance for depreciation, methods of depreciation and disposal of fixed assets. देखिए, हम अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो हमारी पर्सनल ज़िंदगी हो, चाहे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की ज़िंदगी हो, हम दो किस्म के एक्सपेंसेस करते हैं। वन एक्सपेंसेस जो होते हैं, एक किस्म के जो एक्सपेंस होते हैं वो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं एंड दीज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन इसके साथ ही हम एक और किस्म के एक्सपेंसेस करते हैं अपने घरों में भी। मिसाल के तौर पर टेलीविज़न ख़रीदना, गाड़ी ख़रीदना, लैपटॉप ख़रीदना, ये रोज़ का एक्सपेंस नहीं है, ये वंस में भी आफ्टर 2 years और 3 years टाइम। इस किस्म के एक्सपेंसेस को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम काम कहाँ से शुरू करेंगे? हम काम शुरू करेंगे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर consider or are known as non-current assets. इन्हें हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है ये वो एसेट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अगेन एंड अगेन, यानी कि एक साल में कई मरतबा नहीं खरीदती। एक और इम्पॉर्टेंट बात, नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसकी और भी एग्जांपल हैं, फिक्सचर्स, फिटिंग, ये सब उसी में आ जाते हैं। सो बेसिकली व्हेन वी डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट वी शुड अंडरस्टैंड कि इनकी जो ज़िंदगी होती है, इनकी जो लाइफ होती है वो 1 साल से ज़्यादा होती है, इसीलिए इनको लॉन्ग लाइफ एसेट्स भी कहा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स या प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के मुतालिक हमें पता होनी चाहिए, वो क्या है? वो ये है कि ये एसेट्स जो हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं। मैंने आपसे क्या अर्ज किया? रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक शख्स जो कि गन्ने का शरबत बेचता है, तो उसके पास जो गन्ने के शरबत को वो जो प्रोसेस करने का सिलसिला है, गन्ने को वो इंसर्ट करता है और उसके बाद उससे जूस निकलता है, वो जो मशीन है वो मशीन उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का सबब बन रही है। स्कूल एंड कॉलेज की एग्जांपल है, स्कूल एंड कॉलेज के अंदर जो फिक्स फर्नीचर मौजूद है वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सपोर्ट करता है। किसी सिनेमा हॉल में देखें जो सीट्स लगी हुई हैं वो रेवेन्यू जनरेट करने में सपोर्ट करती हैं। तो फिक्स एसेट्स क्या करते हैं? रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इसके बाद जो टर्म आपके नजर आती है वो टर्म है परचेजेस। तो याद रखिए, जब कभी हम फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं तो हम परचेज का अकाउंट क्रिएट नहीं करते, बल्कि उस एसेट का नाम से अकाउंट क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने लैपटॉप खरीदा, तो अगर डबल एंट्री हम सीखें, जो कि हमने ऑलरेडी वी नो डबल एंट्री, तो डबल एंट्री में हमें ये पता होगा कि अगर ट्रांजेक्शन हो, मुनव्वर परचेज्ड ए लैपटॉप बाय कैश। Question number 1, what items are involved? Laptop and cash. Question number 2, what is their type? Laptop is an asset, cash is also an asset. Asset का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो। मुनव्वर bought a laptop of ₹80,000. सो एक चीज़ हो गई लैपटॉप और एक चीज़ हो गई कैश। कैश और लैपटॉप बोथ आर एसेट्स। जब मैंने लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप बढ़ा और कैश कम हुआ। एक एसेट बढ़ा, दूसरा एसेट कम हुआ। कैश इज ऑल्सो एन एसेट। एसेट मीन्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज, कोई चीज़ जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो, दैट इज कॉल्ड एसेट। अब आगे देखें क्या होता है। अब हम लुकस पिकोली ने जो हमें रूल बताया, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसको हम देखेंगे। हमें ये पता है कि जब कभी एसेट्स इंक्रीज करते हैं तो वो डेबिट हो जाते हैं, जब कभी डिक्रीज करते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं। तो लिहाजा मैं अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊंगा उसमें मैं लैपटॉप को डेबिट कर दूंगा और कैश को क्रेडिट कर दूंगा। अगर मैंने ये लैपटॉप खरीदा होता सेल करने के लिए और मेरी लैपटॉप की दुकान होती तो फिर मैं लैपटॉप को डेबिट नहीं करता, फिर मैं परचेजेस को डेबिट करता। इसलिए कि उस वक्त वो लैपटॉप इज नॉट ए फिक्स्ड एसेट फॉर मी, बट दैट इज इन्वेंटरी फॉर मी, दैट इज अ करंट एसेट फॉर मी।
सो हम याद रख लें कि परचेजेस of fixed asset are not recorded by the name of purchases but they are recorded by their own name. कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसे हम कैपेक्स भी कहते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि कोई ऐसा एक्सपेंस जो कि फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने में किया जाए, चाहे वो कैश के थ्रू किया जाए चाहे वो उधार पर किया जाए. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, यानी कि वन टाइम एक्सपेंसेस, यानी कि वी आर बाइंग सम फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, कार, फर्नीचर, फिक्चर्स, ये सारी लैंड, ये सारी एग्जांपल्स हैं जिनको हम जब खरीदते हैं तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स मींस रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे एक्सपेंसेस. जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं दीज आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जांपल हीट, लाइट, पावर, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स और इसके अलावा सैलरीज, रेंट, वेजेस, इस किस्म के तमाम एक्सपेंसेस जो हम रोज़ाना रिकॉर्ड करते हैं. रोज़ाना से मुराद ये है कि एक साल में कई मरतबा. और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट. ये इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होते हैं और ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है डेप्रिसिएशन. इसको समझना है आपने. आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेप्रिसिएशन. मैंने एक लैपटॉप खरीदा. हम एग्जांपल लेते हैं कि मैंने वो लैपटॉप जो है जनाब आली सस्ता खरीद लिया. मुझे मज़ेदार एक इवेंट हुआ कि मुझे सस्ता मिल गया वो लैपटॉप. मुझे वो 24,000 का मिल गया. अच्छा, जब मैंने उस दुकान वाले से पूछा कि भाई ये लैपटॉप तो मुझे 24,000 का दे रहे हो, ये कितना चलेगा? तो उसने कहा ये जो है जनाब आली, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि उसने मुझे कहा कि जनाब ये 2 साल चलेगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लैपटॉप मेरा फिक्स्ड एसेट है, मेरा करंट एसेट नहीं है, और अब मैं उससे सर्विसेज लूँगा. मैंने उस दुकान वाले से पूछा कि भाई ये 2 साल के बाद अगर मैं इसको बेचने जाऊँ तो उसने कहा आपको कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बेचने जाएं एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, द लाइफ ऑफ द एसेट, और वो जो एंड में जो पैसे हमें मिलते हैं उसे हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू. इसका दूसरा नाम है सैल्वेज वैल्यू. इसका तीसरा नाम है रिजिजुअल वैल्यू. तो वो वैल्यू जो मुझे एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट, जब मैं उसको यूज़ कर चुकूंगा और मुझे वो हासिल हो जाएगी. और ये ज़रूरी नहीं है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द लाइफ ही हो, किसी वक्त भी हो सकता है. यानी उसकी स्क्रैप वैल्यू आज हमने डिसाइड कर ली है कि इसकी स्क्रैप वैल्यू जो है वो 0 होगी. कुछ हो भी सकती है वैल्यू. अच्छा, अब क्या हुआ? अब मैंने उससे पूछा भाई ये कितना चलेगा? तो उसने मुझे बताया कि ये चलेगा जनाब 2 साल. अब 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24. तो मैंने ये सोचा कि 24,000 का जो मैंने मोबाइल लिया है, लैपटॉप जो मैंने लिया है, वो 24 महीने चलेगा. तो अगर मैं 24 को 24 पे डिवाइड करूँ, 24 इज बीइंग डिवाइडेड बाय 24, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर महीने उस लैपटॉप से जो मैं सर्विसेज रिसीव करूँगा वो कितने की करूँगा? 1,000 रुपये की. वो जो सर्विसेज उस लैपटॉप से मैं रिसीव कर रहा हूँ, उस सर्विसेज के अगेंस्ट में हमें कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा. क्योंकि अक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि वेन एवर यू रिसीव द सर्विसेज यू नीड टू रिकॉर्ड सम एक्सपेंस, चाहे किसी चीज़ से चाहे किसी शख्स से. तो अगर हमने उस लैपटॉप से, मैंने मुनव्वर ने जब उस लैपटॉप से सर्विसेज रिसीव की तो 1 महीने में मैंने कितने की सर्विस रिसीव की? 1,000 रुपये की. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मुझसे ये पूछे कि मुनव्वर साहब ये बताइए कि पहले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है, तो मेरा जवाब होगा पहले महीने का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कोई मुझसे पूछे तो मैं उसको जवाब दूंगा कि मेरे पहले महीने का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है कितना? 1,000. और अगर मैं 2 महीने के बाद कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि 1 और 1,000 रुपया हो गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम सर्विसेज रिसीव करते जाते हैं वैसे वैसे हमें डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना होता है. अच्छा, अब डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि एवरी डेबिट हैज ए क्रेडिट. लुकास पिकोली ने हमें यही बताया 1454 में. ही इज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. तो उसने कहा जब कोई डेबिट होगा तो उसका क्रेडिट भी होगा. तो अब जब मैं एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं तो जो लैपटॉप मैंने खरीदा था, तो अगर आप सोचें तो उसकी वैल्यू में कमी आ रही है. हर महीने मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू में कमी आ रही है. तो इसका मतलब एसेट इज गोइंग डाउन. तो इसका मतलब मुझे ये चाहिए कि मैं किसी उस एसेट को, जो लैपटॉप है, उसकी वैल्यू को कम करने के लिए मैं उस एसेट को क्रेडिट कर दूं. लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट है. अगर आप फ्रैंकफर्ट का चैप्टर नंबर 10 देखेंगे तो आपको नजर आएगा वो बिजनेस अकाउंटिंग 1 में. हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वेन एवर योर एसेट इज गोइंग डाउन ड्यू टू यूजेज,
डू नॉट क्रेडिट, डू नॉट ब्रिंग डाउन द वैल्यू ऑफ द एसेट बाय डबल एंट्री। तो फिर क्या करें, फिर हम यहाँ पर एक नया अकाउंट खोलेंगे और उस अकाउंट का नाम होगा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। उसका नाम होगा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अलाउंस या प्रोविजन जो है एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो एसेट की वैल्यू को बैलेंस शीट में कम करता है। मिसाल के तौर पर कोई अगर मुझसे ये पूछे कि भाई बताओ पाँच महीने के बाद क्या होगा, उसूली तौर पे तो मैं रिकॉर्डिंग 1 साल के बाद करता हूँ, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि 5 महीने के बाद क्या हुआ, तो मैं कहूँगा हर महीने का अपने अपने महीने में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, हर महीने में अपना अपना एक्सपेंस हजार रिकॉर्ड हो गया। और 5वें महीने के एंड में कोई अगर मुझसे ये पूछे कि बताओ अब एसेट की वैल्यू कितनी बची है, तो मैं कहूँगा भाई मैंने 24,000 का लिया था, 5 महीने यूज़ कर लिया। 5 महीने जो मैंने यूज़ किया उसका टोटल अमाउंट जो 5 महीने का मिला, उस जो मुझे मिल गया 5 महीने, दैट इज़ कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जो कि 5,000 है। यू गेट द पॉइंट। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं 24,000 में से 5,000 रुपये को कम कर दूंगा, तो मेरे पास 19,000 रुपये जो बच जाएंगे, दैट इज़ द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। इसी तरीके से एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे एसेट के अंदर 12,000 रुपये की कमी आ जाएगी। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अलाउंस। अलाउंस इज़ ए कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, और ये अलाउंस अकाउंट जो होता है ये हर साल कैरी फॉरवर्ड करता चला जाता है एंड इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। ऑन द अदर हैंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इनकम स्टेटमेंट। अब यहाँ पर एक सवाल है कि भाई अगर हमने एसेट खरीदा ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, और साल जब ख़त्म होने को आया, तो क्या हम उस एसेट का जो रिकॉर्ड करें वो रिकॉर्ड पर मंथ डेप्रिसिएशन, मैंने तो जनवरी में ख़रीदा ना, फॉर एग्जांपल मैं ये ख़रीदता हूँ मार्च में और मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है दिसंबर में, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 1 मार्च में ख़रीदा और अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है दिसंबर में, तो इसका मतलब मैंने एसेट को पहले साल 10 महीने इस्तेमाल किया। तो क्या मैं 10 महीने का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूँ? अगर मैं 10 महीने का रिकॉर्ड करता हूं क्योंकि मैंने 10 महीने ही यूज़ किया है, तो इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड ऑन मंथली बेसिस। लेकिन अगर पॉलिसी इस तरह की हो कि इन द ईयर ऑफ परचेज यू नीड टू रिकॉर्ड द फुल ईयर डेप्रिसिएशन एंड इन द ईयर ऑफ सेल और डिस्पोजल यू नीड टू रिकॉर्ड 0 डेप्रिसिएशन और वाइस वर्सा, उस सूरत में हम क्या करेंगे, उस सूरत में हम पूरे साल का पहले साल में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर देंगे और अगले साल हो सकता है कि हमने 3 महीने रखकर बेच दिया हो, 3 महीने जो हमने यूजेज किया उसका कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऑन दी अदर हैंड ये भी पॉसिबल है कि हमने पहले साल 0 रिकॉर्ड किया और अगले साल हमने चाहे 2 महीने बाद यूज़ करके बेच दिया, तो हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें। ये सुनने की बात है कि इस सिलसिले में अगर हमने मंथली पॉलिसी अप्लाई नहीं की तो हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है हम तमाम रेवेन्यू को, तमाम एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को आपस में एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड में मैच करते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो है बेसिकली वो एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है और वो रिकॉर्ड होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता है और बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करते हैं। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, उसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, और जब वो जमा होता चला जाता है तो दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसके बाद इसके मेथड्स कितने हैं? आपके लेवल पे इस वक्त आप लोगों को 2 मेथड्स में इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। नंबर 1 इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकंड इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में 2 चीज़ें हैं, एक फिक्स्ड परसेंटेज और एक कॉस्ट फार्मूला मेथड। एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑन कॉस्ट और दूसरा फार्मूला मेथड। फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे एसेट को जो मैंने ख़रीदा अगर उसकी कीमत 50,000 है और मेरा जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो अगर 10% है, तो मैं हर साल 50,000 का 10% लूँगा तो कितना आएगा? 5,000 आएगा। वो 5,000 को मैं डेप्रिसिएशन के तौर पर रिकॉर्ड कर दूँगा हर साल। 10 साल तक इस तरह रिकॉर्ड होगा तो 50,000 हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरा फार्मूला स्ट्रेट लाइन मेथड में देयर इज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड फार्मूला, तो उसमें मुझे कॉस्ट ऑफ एसेट मालूम होनी चाहिए, माइनस करूंगा स्क्रैप वैल्यू, डेप्रिशिएबल वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू वो कहलाएगा वो अमाउंट जिस पे अब डेप्रिसिएशन निकालना है। उस डेप्रिशिएबल वैल्यू को हम जब नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा उस स्पेसिफिक अकाउंटिंग ईयर का। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो है वो बेसिकली इसका दूसरा नाम है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड और तीसरा नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डिक्लाइनिंग, डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसमें क्या होता है कि हमें कॉस्ट दी हुई होती है। हाँ, अगर इसमें कोई स्क्रैप वैल्यू हमें गिवन हो तो हम स्क्रैप वैल्यू को नहीं छेड़ते। भले पढ़िए, हम कॉस्ट लेंगे, कॉस्ट को हम रेट से, रेट इसमें जरूर गिवन होगा। रेट अब आपके लेवल पे ये नहीं आता, वरना रेट भी कैलकुलेट किया जा सकता है।
इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं, बट एट द मोमेंट आई एम डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जब आएंगे तो वन बाय वन बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे। सो एट द मोमेंट वी आर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसेट है 50,000, हमने उसका 10% निकाला जो बना 5,000, तो पहले साल का एक्सपेंस हो गया 5,000, पहले साल का अलाउंस भी हो गया 5,000, तो एसेट की वैल्यू कितनी रह गई 45,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। उसे कहते हैं बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू। लेकिन अगले साल जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो 45,000 रुपये निकलेगा, वो 50,000 रुपये नहीं निकलेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल हम बुक वैल्यू पर एक्सपेंस चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन का, ना के कॉस्ट पे। हाँ, एक बात बहुत अहम है कि अगर हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल करते हैं तो होता क्या है कि हमारी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है इन द लेटर ईयर्स जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ड्यूरिंग द ईयर एसेट को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। एक हमारे पास एसेट है, मैंने 50,000 का मोबाइल खरीदा और पता चला कि उस दुकानदार से पूछा, उसने कहा 10 साल चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने सोचा चलो ठीक है 5,000 रुपये का डेप्रिसिएशन है, क्योंकि 50,000 को 10 पे डिवाइड करूंगा तो 5,000 आएगा। यू गेट द पॉइंट। तो अब 5,000 रुपये हर साल मेरे डेप्रिसिएशन बनते चले जा रहे हैं। 6 साल के बाद उस मोबाइल की जो कीमत है वो मैंने 30,000 की यूटिलाइजेशन कर ली मैंने, 6 5 to 30, तो 50 में से 30 गए तो कितने बचे, 20 बचे। अब वो 20,000 रुपीज़ का जो मेरा मोबाइल है उसकी बुक वैल्यू 20,000 है। हुआ ऐसा कि जनाब अली वो 20,000 का जो मोबाइल है, हमारे एक दोस्त हैं अनीस अली, उन्होंने कहा कि सर ये मैं आपसे ख़रीद लेता हूँ। तो मैंने जनाब अली, वो अनीस अली ने मुझसे ख़रीदना चाहा और उन्होंने मुझे कहा कि मैं इसके जो है आपको 15,000 दे सकता हूँ। अब मेरे एसेट की जो वैल्यू थी वो कितनी रह गई थी, 50 में से 30 माइनस हो गए थे डेप्रिसिएशन के, 20 रह गए थे और मुझे 15,000 मिल रहे हैं मार्केट से। ये जो 15,000 रुपये मुझे कैश मिलेंगे, इस 15,000 की वजह से मुझे 5,000 का लॉस हो जाएगा। ये लॉस कहलाएगा लॉस ऑन डिस्पोजल। अब इसकी एक 4 सेट ऑफ एंट्रीज हैं, ये ज़रूरी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो क्या, जब एसेट रहा नहीं मेरे पास, एसेट बिक गया, तो मैं एसेट को क्रेडिट कर दूंगा और एक नया अकाउंट क्रिएट करूंगा, उसका नाम होगा डिस्पोजल अकाउंट, जो कि एक टेम्परेरी अकाउंट है। इसके बाद इस एसेट का टोटल अलाउंस कितना मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था, वो मौजूद था मेरे पास 30,000, तो वो 30,000 को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। अलाउंस हमारा क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट साइड पर रन कर रहा होता है, उसको हम डेबिट कर देंगे और डिस्पोजल को क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद मुझे पैसे कितने मिले मार्केट से, 15,000 रुपये, तो मैं कैश को 15,000 से डेबिट कर दूंगा और डिस्पोजल को क्रेडिट कर दूंगा। तो अब जब डिस्पोजल का टी अकाउंट बनेगा तो एट दी एंड ऑफ दिस स्पेसिफिक दिस 3 ट्रांजेक्शन डिस्पोजल में एक लॉस नजर आ जाएगा। इसका मतलब मैं लॉस को डेबिट करके डिस्पोजल को क्रेडिट कर दूंगा। इस तरह से मेरा डिस्पोजल अकाउंट बंद हो जाएगा। इसमें गेन भी हो सकता है मेरी 20,000 की चीज़ की कोई मुझे 25,000 रुपये दे रहा हो, तो ये गेन ऑन डिस्पोजल हो जाएगा।